करेंगे 11th क्लास की बुक हॉर्नबिल के 4th चैप्टर को, जिसका टाइटल है लैंडस्केप ऑफ द सोल, रिटन बाय नथाली ट्रोवरॉय। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला पार्ट है उसमें हमें यह बताया जाता है कि क्या डिफरेंस है एंशियंट चाइनीज पेंटिंग में और यूरोपियन पेंटिंग में, क्या डिफरेंस है, और उनके जो पेंटर होते थे उनके एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है। और जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें दायोइज्म का कंसेप्ट समझाया जाता है। दायोइज्म का कंसेप्ट जो शेन शुई का है वो कंसेप्ट हमें समझाया जाता है। और जो तीसरा पार्ट है उसमें हमें यह बताया जाता है कि कैसे कुछ जो अनट्यूटर्ड जीनियस होते हैं, ऐसे जीनियस लोग होते हैं जिन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ले रखी होती, लेकिन वो फिर भी क्या कर देते हैं, बहुत बड़ी आर्ट को क्रिएट कर देते हैं। ऐसा ही एक आर्टिस्ट था नेक चंद, इंडिया का, जिसने रॉक गार्डन को तैयार किया था चंडीगढ़ में वेस्ट मटेरियल को यूज करके। तो ये 3 मेन पार्ट हैं इस लेसन के। लेट्स रीड द लेसन नाउ। अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू दाओजी। एक बड़ी अद्भुत कहानी बताई जाती है एक पेंटर के बारे में जिसका नाम वू दाओजी था, who lived in the 8th century, जो 8th century में रहता था। His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a palace wall। उसकी जो आखिरी पेंटिंग थी वो एक प्राकृतिक दृश्य था जो उसे बनाने के लिए दिया था एक एम्परर ने जिसका नाम जुआनजोंग था, डेकोरेट करने के लिए उसके महल की दीवार को। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन। लेकिन जो मास्टर था, जो पेंटर था, उसने अपने काम को छुपा दिया था एक स्क्रीन के पीछे। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि सिर्फ इसको राजा ही देख सके, सम्राट ही देख सके। फॉर ए लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर, काफी देर तक वो जो एम्परर था, राजा था, सम्राट था, उसने तारीफ की द वंडरफुल सीन, उस अद्भुत सीन की। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, जिसके अंदर जंगल थे, हाई माउंटेन्स थे, वाटरफॉल, झरने थे, क्लाउड फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, जो क्लाउड्स थे, बादल थे, वो उड़ रहे थे आसमान में। मेन ऑन द हिली पाथ्स, और जो मेन थे वो पहाड़ी रास्तों पर थे। बर्ड्स इन फ्लाइट, जो बर्ड्स थी वो उड़ रही थी। लुक सर, सेड द पेंटर, पेंटर ने कहा, देखिए सर, इन दिस केव, इस केव में, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन की तलहटी में जो एक गुफा है, ड्वेल्स ए स्पिरिट, उसके अंदर एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड, जो पेंटर था उसने अपने हाथ से ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, और जो एंट्रेंस थी उस गुफा की वो खुल गई। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, जो इनसाइड है, जो अंदर से है, दृश्य है, वो शानदार है। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड कैन कन्वे, उसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता। प्लीज लेट मी शो यूर मेजेस्टी द वे, मुझे दिखाने दो इसका रास्ता, उसने राजा को कहा। द पेंटर एंटर्ड द केव, जो पेंटर था वो उस गुफा में चला गया। बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, लेकिन जैसे ही वो गुफा में गया, जो एंट्रेंस थी वो बंद हो गई। एंड बिफोर द एस्टोनिस्ड एम्परर, और इससे पहले वो जो हैरान राजा था, सम्राट था, कुड मूव और अटर ए वर्ड, वो हिल सके या एक वर्ड भी बोल सके, द पेंटिंग हैड वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल, जो पेंटिंग थी वो गायब हो गई उस दीवार से। नॉट ए ट्रेस ऑफ वू दाओजी ब्रश वाज लेफ्ट, एक निशान भी वू दाओजी के पेंट का वहां नहीं बचा था, ब्रश का निशान नहीं बचा था। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और वो जो आर्टिस्ट था वो इस दुनिया में कभी दोबारा नहीं देखा गया। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट, ऐसी कहानियां बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं चाइना की क्लासिकल एजुकेशन का, चाइना की शास्त्रीय शिक्षा का। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी, जो किताबें हैं कन्फ्यूशियस की एंड जुआंगजी की, आर फुल ऑफ देम, ऐसी स्टोरीज से भरी हुई हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन राइट डायरेक्शन, वे हेल्प किया करती थी गुरु की कि वो अपने शिष्य को सही दिशा दिखा सके, सही मार्गदर्शन दे सके। बियॉन्ड द एनेक्डोट्स, स्टोरी से परे, दे आर डीपली रिवीलिंग, वो बहुत ज्यादा गहराई से खुलासा करती थी, ऑफ द स्पिरिट, उस भावना का, इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड, जिस भावना से उस समय कला को, आर्ट को समझा जाता था। कंट्रास्ट दिस स्टोरी और अनदर फेमस वन, या फिर एक और फेमस स्टोरी है अबाउट ए पेंटर, एक पेंटर के बारे में, हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ ए ड्रैगन ही हैड पेंटेड, वो उस ड्रैगन की आंख को ड्रॉ नहीं करता था, आंख को बनाता नहीं था उस ड्रैगन की जो उसने खुद पेंट किया था। फॉर फियर, क्योंकि उसे डर था, इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि ये ड्रैगन उड़ जाएगा पेंटिंग से।
इसका कंट्रास्ट करें विद एन ओल्ड स्टोरी, एक ओल्ड स्टोरी के साथ, फ्रॉम माई नेटिव, मेरे नेटिव से, जहां पे मैं रहता हूं, जो मेरा निवास स्थान है फ्लैंडर्स, वहां की एक स्टोरी है दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, जिस कहानी को मैं मानता हूं कि वो रिप्रेजेंट करती है किसको, वेस्टर्न पेंटिंग को। और वो कहानी क्या है, इन 15th सेंचुरी एंटवर्प, 15th सेंचुरी की बात है, एंटवर्प में ए मास्टर ब्लैकस्मिथ, एक लोहार था कॉल्ड क्विंटन मेट्सिस, जिसका नाम क्विंटन मेट्सिस था, फेल इन लव विद ए पेंटर्स डॉटर, उसे प्यार हो गया एक पेंटर की डॉटर से। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ, लेकिन जो फादर था वो एक्सेप्ट नहीं करता था ऐसे सन इन लॉ को इन सच ए प्रोफेशन, जो ऐसे प्रोफेशन में हो, जो लुहार हो। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो, इसलिए क्विंटन ने क्या किया, वो छुप कर पेंटर के स्टूडियो में चला गया एंड पेंटेड ए फ्लाई, और वहां पर पेंट कर दी एक फ्लाई, एक मक्खी को उसने पेंट कर दिया ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, उसके लेटेस्ट पैनल पर जहां पर उसने पेंटिंग बनानी थी, विद सच ए डेलिकेट रियलिज्म, और उसने जो फ्लाई थी उसको ऐसे पेंट किया बिल्कुल डेलिकेट रियलिज्म के साथ, बिल्कुल सूक्ष्म यथार्थवाद के साथ, ऐसे बनाया जैसे वो बिल्कुल असली हो, दैट द मास्टर ट्राई टू स्वॉट इट अवे बिफोर ही रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, कि मास्टर ने उस मक्खी को मारने की कोशिश की इससे पहले कि उसे समझ आता कि हुआ क्या है। क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड, जो क्विंटन था उसे उसी समय एडमिट कर लिया गया एज एन अप्रेंटिस, उसे अपना शिष्य उसने बना लिया, अप्रेंटिस बना लिया, उसे काम पे रख लिया इनटू स्टूडियो, अपने स्टूडियो में। ही मैरिड हिज बिलव्ड, और उसकी शादी हो गई जिससे वो प्यार करता था, एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज, और वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर बना अपने युग का, अपनी एज का। दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव। ये जो दो कहानियां हैं इस बात का उदाहरण है कि प्रत्येक कला किस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है। अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। यूरोप की पेंटिंग भ्रम पैदा करती है लाइकनेस का, समानता का, वो किसी चीज की पेंटिंग को वैसे बना देते हैं, बिल्कुल हूबहू वैसी की वैसी बना देते हैं कि वो हमें असली लगने लगती है, हमें असली होने का भ्रम होता है। लेकिन एशिया की पेंटिंग में आंतरिक जीवन का या आत्मा का सत्व होता है, उसमें हमें इनर लाइफ के बारे में बताया जाता है और आत्मा के बारे में बताया जाता है, हमारे अंदर की लाइफ के बारे में बताया जाता है। बाहर के मटेरियलिज्म के बारे में नहीं बताया जाता, बाहर के भौतिकवाद के बारे में नहीं बताया जाता। इन द चाइनीज स्टोरी, उस चाइनीज स्टोरी में द एम्परर कमीशन से पेंटिंग, जो एम्परर है, जो राजा है, वो आदेश देता है एक पेंटिंग बनाने का, एंड एप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस, और तारीफ करता है उसके बाहर के रूप की, बाहर से देखकर उसकी तारीफ करता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम, लेकिन जो कलाकार है उसे बताता है, उसे खुलासा करता है द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, की असली मीनिंग क्या है उसके काम का, उसकी पेंटिंग का। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कंकर्ड, जो एम्परर है वो रूल कर सकता है, किसके ऊपर रूल कर सकता है, उस प्रदेश पर जो उसने जीता हो, बट ओनली द आर्टिस्ट नोस, लेकिन सिर्फ कलाकार ही जानता है द वे विद इन, अंदर जाने का रास्ता। लेट मी शो द वे, मुझे रास्ता दिखाने दो। द दाओ, अ वर्ड, दाओ जो एक वर्ड है दैट मीन्स बोथ द पाथ, जिसका मीनिंग दोनों है, रास्ता भी और द मेथड, तरीका भी, एंड और द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, और जो रहस्यपूर्ण तरीके हैं इस ब्रह्मांड के, इस दुनिया के। द पेंटिंग इज गोन, जो पेंटिंग थी वो चली गई, बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल, लेकिन जो कलाकार था वो अपने उद्देश्य पर पहुंच गया। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, जो किसी भी भौतिक दृश्य से परे है। ए क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू, जो क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप होता है उसकी जो पेंटिंग होती है उसका मीनिंग ये नहीं होता कि बिल्कुल हूबहू चीज को वैसा का वैसा बना देना, एज वुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसे कि वेस्टर्न की फिगरेटिव पेंटिंग करती है, जो यथार्थवाद की पेंटिंग करती है, वो चीजों को वैसा ही हूबहू बना देती है। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आईज, जो यूरोपियन पेंटर होता है वो चाहता है कि आप मेरी आंखें उधार लें, एंड लुक एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप, और किसी विशेष लैंडस्केप को देखें एग्जैक्टली एज ही सॉ इट, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो देखता है, फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, एक स्पेसिफिक एंगल से, एक विशेष कोण से। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट, लेकिन जो चाइनीज पेंटर होता है वो नहीं चुनता किसी एक देखने वाले पॉइंट को, एक व्यू पॉइंट को नहीं चुनता, एक दृष्टिकोण को नहीं चुनता।
हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन, उसका जो लैंडस्केप होता है, उसका जो भूदृश्य होता है हूबहू नहीं होता। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और तुम इसमें एंटर कर सकते हो किसी भी पॉइंट से। देन ट्रेवल इन इट, तब इसमें घूम सकते हो। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ फॉर योर आईज, जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, एक रास्ता तैयार कर देता है आपकी आंखों के लिए टू ट्रेवल अप एंड डाउन, कि वो इधर उधर घूमती रहें। देन बैक अगेन, तब वापिस आ जाएं इन ए लेजरली मूवमेंट, बिल्कुल फुर्सत से। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। ये और भी ज्यादा सच होता है किस केस में? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पेंटिंग क्या होती है? जिसको फोल्ड किया होता है, आप दोनों तरफ से खोल सकते हैं, उसमें ये और भी ज्यादा सच होता है। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन, इसके अंदर क्या होता है? धीरे धीरे खोलना होता है एक सेक्शन को ऑफ द पेंटिंग के। देन रोलिंग इट अप, तब इसको हम रोल अप करते हैं टू मूव ऑन टू द अदर, दूसरे सेक्शन में जाने के लिए। एड्स ए डायमेंशन ऑफ टाइम, इसमें एक समय का आयाम भी जुड़ जाता है, विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जो किसी भी और पेंटिंग में नहीं होता। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, इसमें देखने वाले दृष्टा की भी भागीदारी की जरूरत होती है। हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल, जो फैसला लेता है कि किस गति से वो घूमेगा थ्रू द पेंटिंग, उस पेंटिंग में। अ पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल, वो ऐसी भागीदारी है जो शारीरिक भी है और मानसिक भी है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आईज, जो चाइनीज पेंटर होता है वो नहीं चाहता कि तुम उसकी आंखों को उधार ले लो, मतलब उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से पिक्चर को देखो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उस पेंटिंग को देखो। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो चाहता है कि आप उसके मन में जाओ, उसकी मानसिक दशा को समझो। जब उसने वो पेंटिंग बनाई, वो क्या तुम्हें समझाना चाहता है। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, जो लैंडस्केप होता है वो आंतरिक होता है। अ स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस, वो एक आत्मा से जुड़ा हुआ और एक वैचारिक क्षेत्र होता है, जिसमें वो आपको कुछ समझाना चाहता है। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शेंशुई, ये जो धारणा है इसे व्यक्त किया जाता है शेंशुई के रूप में। लिटरली माउंटेन वाटर, जिसका शाब्दिक मीनिंग होता है पर्वत पानी। विच यूज टूगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, जब इन दोनों को इकट्ठा यूज किया जाता है तो ये रिप्रेजेंट करते हैं एक वर्ड को, लैंडस्केप को। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दो से ज्यादा तत्व एक चित्र के। दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, और ये रिप्रेजेंट करते हैं दो पूरक ध्रुवों को, जो एक दूसरे के पूरक ध्रुव हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्लेक्टिंग द दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, और विश्व के बारे में हमें दाओ की धारणा को दर्शाते हैं। द माउंटेन इज यांग, जो माउंटेन है वो यांग है। रीचिंग वर्टिकली, जो सीधा खड़ा हुआ है टुवर्ड्स हेवन, किस तरफ जा रहा है? आसमान की तरफ। स्टेबल, बिल्कुल स्थिर है। वार्म, गर्म है। ड्राई, सूखा हुआ है इन द सन, सूरज में। वाइल द वाटर इज यिन, जबकि जो वाटर है वो यिन है, हॉरिजॉन्टल है, समतल है। एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, और धरती पर लेटा हुआ है। फ्लूइड है, द्रव्य है। मॉइस्ट, गीला है। एंड कूल, और ठंडा है। यिन द रिसेप्टिव, यिन जो ग्रहणशील है। फेमिनाइन एस्पेक्ट है, नारी जाती है। एस्पेक्ट है यूनिवर्सल एनर्जी का, पूरी दुनिया की ऊर्जा का। एंड इट्स काउंटर पार्ट, और इसका प्रतिरूप यांग एक्टिव है। मैस्कुलिन, वो पुरुष जाति है। इज ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म, और ये बुनियादी धारणा है दाओइज्म की। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, जिस चीज को ओवरलुक कर दिया जाता है, अनदेखा कर दिया जाता है, वो एक जरूरी तत्व है, वो है तीसरा जरूरी तत्व, द मिडिल वॉइड, जो मध्य स्थित शून्य है। वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहां पर इनकी पारस्परिक क्रिया चलती है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायामा, इसको कंपेयर किया जा सकता है, इसकी तुलना की जा सकती है योग साधना की प्राणायामा से। ब्रीद इन, सांस अंदर लेना। रिटेन, सांस को रोकना। ब्रीद आउट, सांस बाहर निकाल देना। द सस्पेंशन ऑफ द ब्रीद, सांस को रोके रखना। इज द वॉइड, वो शून्य है। वेयर मेडिटेशन अकर्स, जहां पे साधना होती है, जहां पे मेडिटेशन होता है। द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल, ये जो मध्य का शून्य है ये जरूरी है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। Hence the importance of the white unpainted space in Chinese landscape. इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है व्हाइट स्पेस जो अनपेंटेड होता है चाइनीज लैंडस्केप में, चाइनीज भूदृश्य में। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल,
यहाँ पर मनुष्य का बुनियादी कार्य भी है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, उस स्पेस में हेवन और अर्थ के बीच में, धरती और आकाश के बीच में, ही बिकम्स द कंडुइट ऑफ कम्युनिकेशन। वो क्या बन जाता है? संपर्क का एक साधन बन जाता है। बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के दोनों ध्रुवों के बीच में, धरती और आसमान के बीच में वो एक संपर्क का साधन बन जाता है। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, उसकी जो उपस्थिति है वो बहुत जरूरी है। इवन इफ इट इज ओनली सजेस्टेड, चाहे सिर्फ वो संकेतात्मक ही क्यों ना हो। फार फ्रॉम बीइंग लोस्ट और ओप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, इंसान ऐसा नहीं है जो खो जाए बड़ी बड़ी पहाड़ियों में और उसका उसमें दमन हो जाए। ही इज इन फ्रेंकोइस चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन, इंसान कौन है अगर उसे फ्रेंकोइस चैंग के वंडरफुल एक्सप्रेशन में कहें, उसके शब्दों में कहें, द आई ऑफ द लैंडस्केप। जो मनुष्य है वो भूदृश्य की आंख है, वो धरती और आसमान के बीच एक संबंध स्थापित करता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो दूसरा पार्ट है इस लेसन का खत्म होता है। जो पहला पार्ट था उसमें हमें चाइनीज पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग में डिफरेंस बताया गया था। जो दूसरा पार्ट है उसमें हमें शेंशुई के बारे में बताया गया। अब हम थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे। हालांकि लेसन में कोई इसके पार्ट नहीं दिए गए, लेकिन आपको सही तरीके से समझ में आ जाए इसलिए मैंने लेसन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो स्टूडेंट्स अब हम एक थर्ड टाइप की आर्ट के बारे में, कला के बारे में पढ़ेंगे जो इस लेसन में बता रखी है। इस कला को आउटसाइडर आर्ट बोला जाता है। तो हमें ये एक आर्टिकल दे रखा है जो 2005 में पब्लिश हुआ था हिंदुस्तान टाइम्स में, रिटन बाय बृंदा सूरी, और इस आर्टिकल का टाइटल है गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। अब हम इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। When French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art brut in the 1940s, जब एक फ्रेंच पेंटर जिनका नाम जीन डुबुफे था उन्होंने प्रस्तुत किया एक कंसेप्ट, एक विचार को आर्ट ब्रूट के इन 1940s में। द आर्ट ऑफ अनट्रेन्ड विजनरी वाज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये जो आर्ट थी अनट्रेन्ड लोगों की, उस समय लोगों का इंटरेस्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं था। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग, इसकी शुरुआत लगभग पर्दे के पीछे हुई, तब से आउटसाइडर आर्ट हैज ग्रेजुअली बिकम द लेटेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली। ये जो आउटसाइडर आर्ट है ये धीरे धीरे बन चुकी है सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र कला का, रुचि का आज की समकालीन कला में पूरे विश्व में। दिस जेनर इज डिस्क्राइब्ड, इस शैली को डिस्क्राइब किया जाता है एज द आर्ट ऑफ दोज, उन लोगों की कला who have no right to be artists, जिन्हें आर्टिस्ट होने का कोई अधिकार नहीं है, as they have received no formal training, क्योंकि उन्होंने कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है। yet they show talent, फिर भी अपना वो कला दिखाते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं और आर्टिस्टिक इनसाइट दिखाते हैं और अपनी कलात्मक अंतर्दृष्टि दिखाते हैं। Their works are a stimulating contrast, उनके जो काम है, उनकी जो कला है वो बिल्कुल अलग है to a lot of mainstream offering, आज की मुख्य धारा की कलाओं से बिल्कुल अलग है। अराउंड द टाइम डुबुफे वाज propounding his concept, उस समय के दौरान जब डुबुफे प्रस्तुत कर रहा था अपने कॉन्सेप्ट को इन इंडिया में, एन अनट्यूटर्ड जीनियस, एक अनट्यूटर्ड जीनियस, एक ऐसा अनट्रेन्ड प्रतिभाशाली व्यक्ति वाज क्रिएटिंग पैराडाइज, वो तैयार कर रहा था एक स्वर्ग को। ईयर्स एगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल, काफी साल पहले एक छोटा सा टुकड़ा जंगल का, दैट ही बिगेन क्लियरिंग, जो उसने साफ करना शुरू किया, टू मेक हिमसेल्फ ए गार्डन, अपने लिए गार्डन बनाने के लिए, स्कल्प्टेड विद स्टोन, गोद कर पत्थरों को, और रिसाइकल्ड मटेरियल, ऐसे मटेरियल को जो दोबारा यूज किया जा सकता है, उसको यूज करके पत्थरों को और दोबारा यूज किए जाने वाले मटेरियल से उसने एक ऐसा गार्डन तैयार कर दिया, is known to be the word today as रॉक गार्डन, जो दुनिया में रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है, एट चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ में बना हुआ है। इट्स 80-year-old क्रिएटर, इसका 80 साल का निर्माता डायरेक्टर नेकचंद, जिसका नाम नेकचंद है, इज नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट, जिसे अब समझा जाता है कि वो इंडिया का सबसे बड़ा सहयोगी है आउटसाइडर आर्ट में। द 50th इशू ऑफ रॉ विजन, जो 50वां प्रकाशन है रॉ विजन का, ए यूके बेस्ड मैगजीन, जो एक यूके बेस्ड मैगजीन है, पायनियर इन आउटसाइड आर्ट पब्लिकेशन, जो सबसे प्रथम है आउटसाइडर आर्ट के प्रकाशन में, फीचर्स नेकचंद
उसमें नेक चंद पर एक लेख लिखा गया है एंड इज रॉक गार्डन स्कल्पचर, उसका एक रॉक गार्डन का स्कल्पचर जिसका नाम वुमन बाय द वाटरफॉल है ऑन इट्स एनिवर्सरी इश्यूज कवर, उसके सालाना मैगजीन के कवर पर छापा गया है। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट वाज ऑफ वर्क्स दैट वर इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस। आर्ट ब्रूट या कच्ची कला का नाम उन कृतियों को दिया गया था जिन पर संस्कृति या कलात्मक प्रभाव अभी कच्ची अवस्था में था। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कोई भी चीज और हर चीज, फ्रॉम ए टिन, एक टिन से लेकर टू ए सिंक, सिंक तक, टू ए ब्रोकन डाउन कार, और एक टूटी फूटी कार भी कुड बी मटेरियल फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट, वो मटेरियल हो सकती है एक कला के काम के लिए। समथिंग नेकचंद हैज टेकन टू डिजिंग हाइट्स, नेकचंद ने इसे सिर चकराने वाली ऊंचाई तक पहुंचा दिया। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस ए सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम, इस बात को मान्यता देकर कि यह इस बात का महान प्रमाण है कि एक अकेला व्यक्ति कितना अंतर डाल सकता है जब वह अपने सपने को साकार करता है। The Swiss Commission of UNESCO will be honoring him by the way of European exposition of his works. यूनेस्को का स्विस कमीशन यूरोप में उसकी कला प्रदर्शनी लगाकर उसका सम्मान करेगा। The 5-month interactive show Realm of Neckchand beginning October will be held at leading museums in Switzerland, Belgium, France and Italy. यह पारस्परिक मेल जोल का मेला अक्टूबर में स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली के मुख्य कला संग्रहालयों में आरंभ होगा। द बिगेस्ट रिवार्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, नेकचंद सेज। मेरा सबसे बड़ा इनाम तब मिलता है जब मैं लोगों को बाग में घूमते हुए अपनी कृतियों का आनंद लेते देखता हूं, नेकचंद ऐसा कहता है। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन का एक्सप्लेनेशन यही खत्म होता है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी समरी देना चाहूंगा इस लेसन के बारे में ताकि आप इस लेसन को अच्छे से समझ सकें। तो इस लेसन की बिगिनिंग में हमें क्या बताया जाता है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द चाइनीज आर्ट एंड अ यूरोपियन आर्ट, कि क्या फर्क होता है चाइनीज आर्ट में और यूरोपियन आर्ट में। हमें ये बात कैसे समझाई जाती है, स्टोरी के माध्यम से समझाई जाती है। हमें जो पहली स्टोरी बताई जाती है चाइनीज आर्ट के बारे में, एक किंग एक कलाकार को ऑर्डर देता है कि आपने एक लैंडस्केप को पेंट करना है मेरे महल की दीवार के लिए, और जो कलाकार है उस लैंडस्केप को बना भी देता है। जो राजा है उसकी बड़ी तारीफ करता है, लेकिन जो कलाकार है वो कहता है कि जो मैंने इसमें एक माउंटेन बनाया है, पर्वत बनाया है, इसकी तलहटी में एक गुफा है जिसमें एक आत्मा रहती है, और वो क्लैप करता है और वो गुफा खुल जाती है। कलाकार कहता है कि मैं आपको अंदर से दिखाता हूं, और वो अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, गुफा के अंदर जाता है, जो एंट्रेंस है वो बंद हो जाती है, और वो जो लैंडस्केप है और वो जो कलाकार है हमेशा के लिए गायब हो जाता है, और पेंटिंग का निशान भी कहीं दिखाई नहीं देता। इस स्टोरी के माध्यम से हमें ये बताया जाता है कि जो चाइनीज पेंटिंग है वो हमें अंदर का रास्ता दिखाती है, हमें आत्मा का रास्ता दिखाती है, हमें अंदर की यात्रा करवाती है, हमें आंतरिक यात्रा करवाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो यूरोपियन पेंटिंग है उनका मकसद ऐसा नहीं होता। वो चीजों को ऐसे बना देते हैं जो बिल्कुल हूबहू असली जैसी लगे। जैसे कि एक पेंटर ने एक ड्रैगन को बनाया लेकिन उसकी आंख को ड्रॉ नहीं किया, उसे डर लगता था कि ये ड्रैगन उड़ ही ना जाए क्योंकि वो इतना असली लग रहा था। दूसरी तरफ हमें एक और स्टोरी सुनाई जाती है कि एक ब्लैकस्मिथ, एक लोहार है, उसे एक पेंटर की बेटी से प्यार हो जाता है, लेकिन जो पेंटर है उसे एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि वो लोहार है। तो वो पेंटर क्या करता है, उस कलाकार के पैनल पर एक ऐसी मक्खी की तस्वीर बना देता है जो बिल्कुल रियल लगती है, असली लगती है। कलाकार उसे मारने की कोशिश करता है, तो कलाकार इतना इंप्रेस हो जाता है उस पेंटिंग से कि वो अपनी बेटी की शादी किससे कर देता है, उस लोहार से कर देता है। इन दोनों स्टोरियों से हमें यह पता चलता है कि जो यूरोपियन पेंटिंग होती है वो बिल्कुल चीजों को ऐसे बना देती है जैसे हमें इल्यूजन पैदा हो जाता है, हमें भ्रम पैदा हो जाता है कि ये असली है या नकली, बिल्कुल वो असली जैसी लगती है। लेकिन चाइनीज पेंटिंग में ऐसा नहीं होता। जो चाइनीज पेंटिंग होती है वो हूबहू असली नहीं लगती, लेकिन वो एक हमें आत्मिक रास्ता दिखाती है, एक हमें कंसेप्ट बताती है, हमें अंदर की यात्रा करवाती है। तो इनके बीच में ये मेन डिफरेंस है। और ये जो चाइनीज पेंटिंग है इसको किस कंसेप्ट से बाद में जोड़ा गया, शेन चुई के कंसेप्ट से जोड़ा गया।
शेन शुई का मीनिंग होता है पर्वत और पानी। और दुनिया के बारे में यही व्यू किसका है? दाओ का है। दाओ का क्या व्यू है कि दुनिया में दो तरीके की ऊर्जाएं हैं, एक है पुरुष ऊर्जा, एक है नारीय ऊर्जा। जो पहाड़ है वो पुरुष ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है कि वो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, धूप में, ड्राई है, सूखा हुआ है। लेकिन जो नीचे पानी है वो नारी जाति को रिप्रेजेंट करता है, वो बिल्कुल ठंडा है, ग्रहणशील है और जमीन पर लेटा हुआ है। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, लेकिन वो इंटरेक्शन कहाँ पे होता है? जो आकाश में खाली जगह है। तो खाली जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर चाइनीज आर्ट में इस खाली जगह को जरूर बनाया जाता है जो अनपेंटेड होती है, और वो खाली जगह जरूर दिखाई जाती है। और इसको किससे जोड़ा जाता है? योगिक प्रैक्टिस के प्राणायामा से। प्राणायामा में भी हम ऐसा ही करते हैं, हम सांस अंदर लेते हैं, रोकते हैं और फिर सांस को छोड़ देते हैं। सांस अंदर लेना और छोड़ना वो दूसरी बात है, लेकिन हम सांस को अंदर रोकते हैं, वही जगह शून्य की है, वही जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पर हम सांस को रोकते हैं। इसीलिए जो चाइनीज पेंटिंग है उसमें ये जो खाली जगह है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और हमें दाओ का व्यू बताया जाता है ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। तो पहला तो हमें ये बताया गया कि क्या डिफरेंस है चाइनीज आर्ट में और यूरोपियन आर्ट में। फिर चाइनीज आर्ट को शेंशुई और दाओ के व्यू से जोड़ा गया। फिर हमें एक तीसरी आर्ट बताई जाती है जो आउटसाइडर आर्ट है, जो ऐसे लोगों की आर्ट है जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ले रखी, लेकिन अपना सपना पूरा करने के लिए वो ऐसी चीज बना देते हैं जो कमाल की होती है। ऐसी चीज किसने बनाई? एक पर्सन ने जिसका नाम नेक चंद है। उसने चंडीगढ़ में एक कबाड़ के मटेरियल से, रिसाइकलिंग वाले मटेरियल से और पत्थरों से एक ऐसा गार्डन तैयार कर दिया जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में होती है, जिसको हम रॉक गार्डन के नाम से जानते हैं, और वो चंडीगढ़ में है। इस कला को जो निक चंद ने बनाई उसे ब्रूट आर्ट भी बोलते हैं, रॉ आर्ट भी बोलते हैं और आउटसाइडर आर्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये लेसन एंड होता है। आई होप स्टूडेंट्स